अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। दिस इज़ ताहा पोपाटिया और आज मैं आपके सामने सी फैब 4 जिसका नाम बिजनेस फाइनेंस डिसीजन है और नई स्कीम के हिसाब से स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस है, उसकी ओरिएंटेशन लेकर हाजिर हूँ। इस ओरिएंटेशन में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा एजेंडा रहेगा, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से हम सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू क्या है एज पर आईकेप ग्रेड, यानी कि आईकेप ने जिस स्पेसिफिक एरिया के जितने मार्क्स रखे हैं उस हिसाब से हमें किस एरिया को कितना टाइम देना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पास्ट रिजल्ट्स इस सब्जेक्ट के क्या रहे हैं, कुछ कमेंट्स पर बात करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स, की एग्जामिनर कमेंट्स लास्ट अटेम्प्ट के, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग सब्जेक्ट इनटू सिंपलर पार्ट से, यानी कि हम अपने सब्जेक्ट्स को, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जिसको आप बिजनेस फाइनेंस डिसीजन कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस कह सकते हो, कभी कभी इसको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, कहीं पर इसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बहुत ही लॉजिकल पार्ट्स हैं जिसमें इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा इसका जो है वो है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली आपको ये बात सिखाएगा कि आपको कहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसका क्या रोल होना चाहिए, वो लोगों के पैसे जो उसके पास पड़े हुए हैं उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करे, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर सबसे बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव क्या है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर के पास दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिसमें गेन हो रहा है बट उसने उसमें से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो। इन तरह के डिसीशंस के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें IRR है, MIRR है, NPV अप्रोच है और बहुत सारी और टेक्निक्स हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का एक हिस्सा हमें ये सिखाएगा कि कहाँ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, हमारे पास जो फंड्स है वो हमें कहाँ लगाने चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। ये सब्जेक्ट हमें ये बताएगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है उसका फाइनेंस या फंड्स कहाँ से ऑब्टेन करने चाहिए। क्या वो डेट के थ्रू यानी कि उधार लेकर करने चाहिए, क्या हमें इक्विटी इश्यूज करनी चाहिए। आप किसी एक कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हैं और आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले आपको फंड्स की नीड होगी। वो फंड्स क्या आप मजीद बैंक लोन लेकर ऑब्टेन करो या आप नए शेयर्स इशू कर कर और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको हासिल करो। थर्ड जो एरिया है वो हेजिंग का एरिया है जिसमें हम करेंसी की हेजिंग और इंटरेस्ट रेट हेजिंग पढ़ेंगे। करेंसी की हेजिंग का मतलब ये होता है कि जो करेंसी की मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल डॉलर टू पीकेआर का जो रेट चल रहा है, लेट से आज फॉर एग्जांपल $1 300 पीकेआर का है, तो अगर ये $1 जो है ये इक्वल टू 400 पीकेआर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हर $1 जो आज 300 रुपए का मिल रहा है, कल अगर हर $1 400 रुपए का हो गया और मुझे लेट से कहीं फॉरेन में डॉलर्स में पेमेंट करनी है, तो मैं इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इस रिस्क को मिनिमाइज नहीं किया तो जो डॉलर आज मुझे 300 का मिलता है वो 400 का मिलेगा, यानी कि हर डॉलर पर मुझे 100 रुपए का एक्स्ट्रा आउटफ्लो करना पड़ेगा। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट हेजिंग है जिसमें हम ये सीखेंगे कि अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को कैसे कैटर करना। अब ये किस तरह से हो सकती हैं, मान लीजिए कि आज से 6 महीने बाद आपने किसी से लोन लेना है और लेट से आज इंटरेस्ट रेट 10% है, लेकिन आपको यूं लगता है कि जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन इंटरेस्ट रेट 15% होगा, 18% होगा, 17% होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज नहीं और जब मुझे लोन लेना है तब मैं लोन लेने जाऊंगा तो मुझे 6 7 8% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को कैसे केटर, अकाउंट फॉर या टैकल करना है, ये चीजें हेजिंग में पढ़ी जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के 3 मेजर हिस्से हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, नंबर 2 उसके लिए फंड्स कहाँ से लेने हैं, नंबर 3 मुख्तलिफ चीज़ों को हेज कैसे करना है, यानी कि हमें इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आने को टैकल कैसे करना है। फिर हम चलते हैं आईकेप के हिसाब से, आईकेप ने सब्जेक्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर चाहे वो BFD हो चाहे वो SBF हो, जो इस सब्जेक्ट का नया नाम होने वाला है, ग्रिड जो है वो तकरीबन सेम है। तो हम अगर ग्रिड को देखें तो हमारे पास जो है ना, सबसे पहले बिजनेस अप्रेजल्स एंड सिक्योरिटीज का पोर्शन,
ये आपके पेपर में आईकेप के हिसाब से 40 से 60 मार्क्स, 40 to 60 मार्क्स का आएगा। इसमें जो चीजें इंक्लूडेड है वो है बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। सर इस पोर्शन में हम क्या सीखेंगे? इस पोर्शन में नंबर 1 हम ये सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे वैल्यू करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बहुत सारी बार खरीद रहा होता है। एक छोटा सा बिजनेस जो है उसको एक बड़ा बिजनेस एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है। या लेट से दो अलग अलग बिजनेसेस है, वो अपने ऑपरेशंस को मर्ज कर कर एक बड़ी कंपनी बना रहे हैं। इन सिनेरियोज में मुझे जिस बिजनेस को मैं खरीदने जा रहा हूँ, लेट से अगर मैं एक्वायरर हूँ और मुझे एक टारगेट कंपनी को खरीदना है, यानी कि किसी कंपनी को परचेज करने जाना है, तो उसकी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू लगानी पड़ेगी। उसकी एक अप्रोप्रिएट कितनी उसकी कदर है, वैल्यू है, वो लगानी पड़ेगी ताकि मैं अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन पे कर सकूं। तो हमें बिजनेस वैल्यूएशन को सीखना होगा, हमें ये सीखना होगा कि मर्जर्स क्या है, हमें ये सीखना होगा कि एक्विजिशंस क्या है। मर्जर्स में दो कंपनीज एक दूसरे के ऑपरेशंस को इकट्ठा मर्ज कर देती हैं और आगे बढ़ती हैं। एक्विजिशन में एक कंपनी जिसको हम टारगेट कहते हैं और एक कंपनी जो एक्वायरर है, एक्वायरर टारगेट को परचेज कर लेता है। फिर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम ये सीखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर में पैसे लगाना वायबल भी है या नहीं, या फाइनेंशियली बेनिफिशियल भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे कोई एडवाइस करता है कि आप XYZ प्रोडक्ट की एक कंपनी या फैक्ट्री ओपन कर लो, तो क्या उस कंपनी फैक्ट्री को ओपन करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं, मुझे कुछ वो कमा कर देगी भी या नहीं। इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में डिविडेंड कितना देना है, और अगर मैंने कहीं से उधार लिया है तो उस उधार की क्या मार्केट वैल्यू है, यानी कि डेट की वैल्यूएशन। तो ये आईकेप ने अपना पहला ग्रेड जो है वो हमारे सामने रखा है और कहा है कि 40 to 60 मार्क्स इस ग्रेड से होंगे। यानी कि अगर कोई ये टॉपिक्स पक्के कर लेता है तो लगभग पासिंग मार्क्स विच इज 50 मार्क्स आपके तैयार हो जाते हैं। सेकेंड ग्रेड पर आते हैं। आईकेप के हिसाब से जो सेकेंड ग्रेड है उसका नाम है कैपिटल एंड सोर्सेस और इसकी वेटेज है 25 से 30 मार्क्स। इसमें क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेशनिंग और पोर्टफोलियो सिलेक्शन। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब इन सिंपल टर्म्स ये है कि मुझे अगर फंड्स की नीड है तो वो मैं लोन के जरिए हासिल करूं या मैं इक्विटी के जरिए हासिल करूं, क्या मैं कहीं से उधार लूं या क्या मैं नए शेयर्स की इशुएंस करूं। यह आसान लफ्जों में मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बता दिया। बहरहाल इसकी कोई थियोरेटिकल और कंप्यूटेशनल डिस्कशन है। वैट का फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप में से बहुत सारे लोग इस टर्म से शायद फेमिलियर होंगे। ये हमें ये कैलकुलेट कर देता है कि जहां से हमने फंड्स ऑब्टेन किए हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उनको मुझे कितना परसेंट कमा कर देना है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% आ रहा है, इसका मतलब कि उस कंपनी में जिन लोगों ने डेट और इक्विटी इनपुट करी है, फंड्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, वो ये चाहते हैं या वो डिमांड करें कि आप 12% जो है उनको कमा कर दें, हर 100 पर 12 रुपए कमा कर दें उनको। इसके बाद कैपिटल रेशनिंग है। कैपिटल रेशनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं और सारे प्रोजेक्ट्स की पॉजिटिव एनपीवी है, या इन आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि आपके सामने ABCD 4 प्रोजेक्ट्स हैं और चारों प्रोजेक्ट्स में आपको पता है कि आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जो है वो प्रॉफिटेबली वापस आएगा, या प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं। आपके पास 4 अलग अलग प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं, लेकिन आपके पास जो फंड्स हैं या जो पैसे हैं वो लिमिटेड है। लेट्स से A, B, C और D प्रोजेक्ट्स हैं और हर प्रोजेक्ट में 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए अगर मैं आज लगाऊंगा तो एक साल बाद मुझे 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 50 रुपए मजीद मिलेंगे। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है। अब वो 50 रुपए हैं और इन 4 प्रोजेक्ट्स में अगर चारों में आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे 100 रुपए चाहिए, यानी कि मेरे पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड है। तो मुझे अपना लिमिटेड कैपिटल बेहतरीन तरीके से किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम कैपिटल रेशनिंग के सवालात में पढ़ते हैं। अगेन मैं क्योंकि ओवरव्यू दे रहा हूं तो जब हम इसका कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे तो उसमें मजीद इसकी डिस्कशंस भी होंगी। इसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। कभी कभार आप अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाते हो, जिस तरह से लोग जो है वो शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिजनेसेस का पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये होता है कि आप जब लेट से एक कॉन्ग्लोमरेट फॉर्म करते हो या एज ए इंडिविजुअल आप अपनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको डाइवर्सिफाइड रखते हो। मिसाल के तौर पर लेट से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने ये बेवकूफ़ी कर ली कि सारे के सारे शेयर्स जो है ना वो पावर सेक्टर में
सारे अपने पैसे पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिए, आपके पास जितने भी शेयर्स हैं वो पावर सेक्टर के शेयर्स हैं। अब जब पावर सेक्टर नीचे आएगा तो आपके सारे शेयर्स की वैल्यू नीचे आएगी। तो आपने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है ताकि आपकी इनकम मैक्सिमम हो और रिस्क मिनिमम हो। याद रखिएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड का एक ऑपोजिट रिलेशन होता है, लेकिन पोर्टफोलियो सिलेक्शन या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि किस तरह से आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हो। ये एक शेयर्स की एग्जांपल थी। इसी तरह से लेट से कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन 2-3 तरह के बिजनेसेस करना चाहता है। अब लेट से उसके सामने एक बिजनेस है कॉफी का, एक आइसक्रीम का, एक जैकेट्स बनाने का, XYZ, और उसमें से उसको 2 बेस्ट ऐसे बिजनेसेस सेलेक्ट करने हैं जिससे उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, जिससे स्टेबल या कंसिस्टेंट रिटर्न्स आए। तो उसको वो कहां अपने पैसे लगाने चाहिए, ये चीजें हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन में पढ़ते हैं। आईकेप के हिसाब से इस ग्रिड से 25 से 30 मार्क्स आपके पास पेपर्स में आएंगे और ये ग्रिड भी कोई खास मुश्किल नहीं है। इसके बाद फाइनल पार्ट आता है आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें आपके पास करेंसी हेजिंग है और इंटरेस्ट रेट हेजिंग है। करेंसी और इंटरेस्ट रेट हेजिंग जो है इसमें आपको अगेन वही चीज पढ़ाई जाती है जो मैंने शुरू में एम्फेसाइज किया कि किस तरह से आपने अनफेवरेबल करेंसी मूवमेंट्स को और किस तरह से आपने अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को टैकल करना है। इंटरेस्ट रेट में आपके पास डिपॉजिट वाले केसेस भी आ सकते हैं और आपके पास वो केसेस भी आ सकते हैं जिसमें आपने बोरोइंग करनी है। करेंसी हेजिंग में आपके पास वो केसेस भी आ सकते हैं जिसमें आपने फॉरेन करेंसी परचेज करनी है और वो केसेस भी आ सकते हैं जिसमें आपने फॉरेन करेंसी सेल आउट करनी है और आपको लोकल करेंसी चाहिए। तो बहरहाल इस तरह से आपकी जो आईकेप की ग्रेड है वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, बाइफरकेट हुई हुई है, बटी हुई है। आखिरी जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वाली ग्रेड है उससे तकरीबन आपके पेपर में 25 मार्क्स आ रहे होते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट रिजल्ट्स पर। अगर आईकेप के रिसेंट अटेम्प्ट के रिजल्ट्स देखें तो अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट जब रिजल्ट्स की बात करेंगे तो विंटर 2024 में 33% लोग पास हुए, समर 2024 में सिर्फ 25% लोग पास हुए, विंटर 2023 28%, समर 2023 32%, विंटर 2022 24%, समर 2022 29%। इसका मतलब ये हो गया कि पिछली कुछ अटेम्प्ट का अगर रिजल्ट में देखूं तो लोएस्ट इस सब्जेक्ट का जो पासिंग रेशियो है वो 24% भी रहा है और हाईएस्ट जो रहा है वो 33% भी रहा है। यानी कि इस सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं कि 4 में से 1 या 4 में से 2 लोग तकरीबन पास कर पाते हैं इस पेपर को। 4 में से 2 पास करना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको बेहतर तरीकों से यूं समझ लें कि 10 में से 3 लोग पास करते हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी भी पासिंग रेशियो 40% को क्रॉस नहीं किया। यानी कि हर 10 में से तकरीबन 2 से 3 लोग इस पेपर को पास कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये पेपर आपकी बहुत सारी एनर्जी डिमांड करता है, आपका बहुत सारा अटेंशन चाहिए इस पेपर को, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर 10 में से 3 या 2 लोग पास कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे टॉप 3 में आना है आउट ऑफ 10 अगर 10 लोग हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक और एनालिसिस किया है। मैंने 2 अटेम्प्ट्स पिक करी और उसके क्वेश्चन वाइज आपको पासिंग रेशियो शो किए। फॉर एग्जाम्पल विंटर 2024 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था 37% लोगों ने उसमें पासिंग मार्क्स स्कोर किए, क्वेश्चन 2 में 55% लोग, क्वेश्चन 3 में 23% लोग, क्वेश्चन 4 में 45% लोग और क्वेश्चन नंबर 5 में 10% लोग। यानी कि अगर आप इसको एनालाइज करें ना तो आपके पेपर का एक ऐसा खतरनाक सवाल आएगा जो बहुत मुश्किल होगा, जिसको आपने अवॉइड कर आगे बढ़ना होगा। अगर आप विंटर 2024 की बात करते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सिर्फ और सिर्फ पासिंग रेशियो 10% है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर 100 लोगों ने किया तो सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50% या उससे ज्यादा मार्क्स लिए। बहुत सारे जो 10% में आ रहे हैं वो तो ऐसे होंगे जिन्होंने 6 मार्क्स आउट ऑफ 10 या 60% मार्क्स लिए होंगे। याद रखिएगा ये पासिंग रेशियो है, यानी कि 10 में से एक बंदे ने ये सवाल इतना करा कि उसके 50 मार्क्स आए, तो ये सवाल बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर हम समर 2024 की बात करते हैं, क्वेश्चन 1 31%, क्वेश्चन 2 11%, क्वेश्चन 3 15%, क्वेश्चन 4 46 और क्वेश्चन 5 39%। इस पेपर में 2 ऐसे सवाल थे जिसका पासिंग रेशियो बहुत कम था। लोगों को ये सवाल बहुत मुश्किल लगे, बहुत टेक्निकल थे, बहुत कॉम्प्लेक्स थे, सिनेरियो शायद बहुत बड़ा था, लोगों को समझने में इस सवाल को मुश्किल लगी। तो आपने ये याद रखना है कि आपके पेपर में 1 से 2 ऐसे सवाल आएंगे कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आपने उन सवाल पर अपना टाइम नहीं लगाना, आपने आसान वाले 70-80 मार्क्स जो है उन पर अपना फोकस रखना है। अगर कोई सवाल ऐसा नजर आ रहा है जो आपको लग रहा है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो तो आप उससे आगे बढ़ें।
फिर आ जाते हैं हम की एग्जामिनर कमेंट्स पर। विंटर 2024 की रिपोर्ट से मैंने कुछ कमेंट्स निकाले आपके सामने। नंबर 1, लैक ऑफ डेप्थ इन रिस्पॉन्सेज एंड फेलियर टू फुल्ली एड्रेस द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। बच्चे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुल्ली आंसर नहीं कर रहे, ये एक प्रॉब्लम है जो हाईलाइट किया गया है। सेकेंड है, मेनी एग्जामिनीज प्रोवाइडेड ओनली अ ब्रीफ सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द बेस्ट ऑप्शन विदाउट सबस्टेंशिएटिंग इट एडुकेटली। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में लिख दिया ये चीज बेहतर है, ये चीज अच्छी है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, ये एक और एरर है। साथ में थर्ड कमेंट जो मैंने पेस्ट किया है वो है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम द एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेपर वाज कंडक्टेड यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलाउइंग एग्जामिनीज टू यूटिलाइज अ स्प्रेडशीट। यानी कि आपको आंसर स्प्रेडशीट पर देना था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। पहले ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था, पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब ये एग्जाम कंप्यूटर पर जाकर आपने अटेम्प्ट करना होता है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, a positive change was observed as most examinees demonstrated improved time management। यानी कि इस पेपर का एक मसला होता था, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती थी, ये पेपर बहुत लेंदी होता था, पेपर्स पर आप एक जगह पर भी अपनी गलती कर देते थे तो पूरा सवाल जो है वो आप रीचेक करने बैठते थे। ये चीज इंप्रूव हो गई क्योंकि अब आपके पास एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, however it was also noted that some did not follow the instructions to copy and paste their spreadsheet work into the RTF एडिटर। देखिए आपके पास स्प्रेडशीट होगी, स्प्रेडशीट पर आप वर्किंग करोगे, लेकिन उसको कॉपी कर कर आपने पेस्ट करना होगा उसकी मेन प्लेसमेंट पर। ये मैं जब आपके साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बता रहा हूंगा, लेकिन ये कमेंट याद रखिएगा कि स्प्रेडशीट से आपने जो मटेरियल है वो आरटीएफ एडिटर पर एडिट करना होगा आईकेप के सॉफ्टवेयर में। हाउ टू स्टडी, कैसे हमें पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। आपके पास कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होंगी, उससे आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लें। अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन डेप्थ नहीं होगी बहुत ज्यादा। उसकी रीजन ये है कि जब तक आप एप्लीकेशन के साथ इसको नहीं पढ़ेंगे इस पेपर को, आपको ये पेपर जो है वो ग्रिप पे नहीं आएगा, और एप्लीकेशन के लिए हम पास पेपर्स जो है वो अपने सामने रख रहे होंगे। स्पेंड एक्सेसिव टाइम टू प्रैक्टिस पास पेपर्स। पास पेपर की बहुत 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 और बहुत आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके पास सीए का मटेरियल है, एसीसी का मटेरियल है, आईसीएडब्ल्यू का मटेरियल है, आपके पास पुराने बीएफडी के पास पेपर्स हैं, आपके पास कैफ लेवल के एमएफए के पास पेपर है। जितने सवाल कर सकते हैं आप करें, लेकिन उसका भी एक लिमिट होगी, एक हद होगी, उसके बारे में मैं आपको क्लासेस में गाइड कर रहा हूँ। 6 मंथ्स का प्लान क्या हो सकता है? पहले 2 महीने जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मैंने ये प्लानर जो है वो 6 महीने के हिसाब से बनाया है। भारत कोई 12 महीने के हिसाब से भी इसको जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। पहले 1.5-2 महीने आप कॉन्सेप्ट्स को हासिल करने के लिए लगाएं, और आखिरी 4 महीने जो है वो रिगरस पास पेपर प्रैक्टिस के लिए आपने लगाने हैं। बहरहाल ये जो पॉइंट्स हैं हाउ टू स्टडी वाले, ये हम जब क्लासेस में आप आएंगे तो हम इसको मजीद डिस्कस कर रहे होंगे। आपको एक स्पेसिफिक प्लानर दिया जाएगा जो आपने फॉलो करना होगा। आखिर में मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, सोलोप्रेन्योर फ्रीलांसर, यानी कि मैं खुद अपना काम करता हूं, अपने कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ वेंचर्स हैं, टीचिंग करता हूं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोलोप्रेन्योर। साथ में मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 14+ ईयर्स है। क्यूएम पढ़ा चुका हूँ, एफएफआर हो गया, कॉस्टिंग हो गया, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया हो गया, लेकिन मेन मेरा जो कोर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सीए हो चाहे वो एसीसी हो। एसीसी में आप लोगों का बीएफडी का जो इक्विवेलेंट पेपर होता है दैट इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो काफी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दुनिया भर में बहुत सारे मुल्कों में मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशंस आई हैं। ओमान है, श्रीलंका है, उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में, वियतनाम है जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशन आई है, कीनिया है, जिम्बाब्वे है, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह आज ACCA AFM के मौजूद हैं। सो BFD इज अ वेरी सिमिलर पेपर। BFD का पेपर जो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का या स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का जो पेपर है वो ACCA के AFM के पेपर से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि रिसेंट अटेम्प्ट का अगर आप आईकेप का पेपर उठाएंगे तो वो ACCA AFM की तरह ही उसने एक पूरा ही बाकायदा सिनेरियो बेस्ड पेपर को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, साथ में बहुत सारी थ्योरी भी उसमें ऐड की हुई है। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तकरीबन 6 साल का, 4 साल EY में काम किया, और उसके अलावा कुछ अपने जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी वगैरह के और एनालिसिस वगैरह के काम है।
रेलेवेंट टीचर का एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने लिखा 5+ ईयर्स एंड ग्लोबल नेशनल पोजीशन होल्डर्स, यानी कि पिछले 5-7 साल से रेगुलरली, पहले मैं बीएफडी भी एक टाइम पे पढ़ाता था लेकिन फिर उसके बाद एक डिसकंटिन्यूएशन आई, बट रेगुलरली मैं जो है वो एसीसी का एएफएम का पेपर पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों की जो है इन पेपर्स में पोजीशन आई हुई है। सो ये एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी आपको आइडिया देने के लिए कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस डिसीजन ऑल अबाउट। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मजीद डिस्कशन होगी और पोर्टल की वीडियोस के जरिए मजीद लर्निंग होगी बहुत सारी। आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। आप लोगों के लिए जितना भी मटेरियल होगा, जो भी हम पढ़ाई करेंगे, वो थ्रू आउट द टर्म पोर्टल के जरिए होगी। साथ में आप लोगों का रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टीचर असिस्टेंट होंगे और मॉक्स एंड क्विजेस वगैरह सारी चीजें चल रही होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद डिटेल्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।